स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में। यानी यदि आप सेकंड ईयर पे हो और सेकंड ईयर की थ्योरी की पढ़ाई करना चाहते हो कि उसमें ये जानना चाहते हो कि इस साल सेकंड ईयर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो पे यही बताया जाएगा कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सेकंड ईयर के सिलेबस में कितना है, कितने टोटल चैप्टर हैं, चैप्टर के अंदर जो पॉइंट होते हैं कौन कौन से पॉइंट को आपको कवर करना है। इसके पहले मैंने फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात किया था। फर्स्ट ईयर के सिलेबस आप नहीं देखे हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, तो आप वहां से आसानी से देख सकते हो। चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितने भी न्यू वीडियो मिलते जाएंगे, आपको जो वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मिलती है तो आपको बहुत जल्द मिलेगी। आप नोटिफिकेशन को ऑल दबा के रखना। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें फर्स्ट ही चैप्टर पे सेकेंड ईयर पे क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा मशीन के चैप्टर हैं। मशीन से रिलेटेड आपको सारे चैप्टर कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना जो चैप्टर है डीसी जनरेटर है, यानी आपको डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है। अब डीसी जो धारा जनरेटर है, डीसी जनरेटर आपको मालूम होना चाहिए। जो डीसी जनरेटर होता है ये बिजली बनाता है, डीसी बिजली बनाएगा। अभी डीसी जो जनरेटर है, कितने प्रकार के जनरेटर आते हैं, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, इसका प्रिंसिपल कैसे बिजली बनाता है, कैसे इसका सिद्धांत है, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। सबसे पहले है घूर्णी वैद्युतिक मशीनों की सामान्य अवधारणा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है डीसी जनरेटर का सिद्धांत, यानी जो डीसी जनरेटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आपको पढ़ना है डीसी जनरेटर के भाग, कितने भाग हैं डीसी जनरेटर के, यानी पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। फिर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी जो डीसी जनरेटर है तो राइट हैंड रूल पर वर्क करता है। और उसी प्रकार आगे पढ़ना है कार्य प्रणाली, डीसी जनरेटर का वर्किंग कैसे है, वर्किंग मेथड कैसे है, कैसे हमारा डीसी जनरेटर बिजली को बना देता है। फिर आप आगे आपको पढ़ना है इसी में डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण, यानी जो डीसी जनरेटर है तो ईएमएफ उसका समीकरण पूरा पढ़ना है। इसी में मिल जाएगा डीसी जनरेटर पे डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन। फिर आपको आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर होता है और स्टेटर होते हैं, तो उसमें आर्मेचर में कुछ रिएक्शन होते हैं, तो आपको आर्मेचर प्रतिक्रिया पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके आगे आपको कम्यूटेशन पढ़ना पड़ेगा, कम्यूटेशन क्या होता है। इंटरपोल पढ़ना पड़ेगा, इंटरपोल्स क्या होते हैं। डीसी जनरेटर का समानांतर प्रचालन, समानांतर प्रचालन होता है पैरेलल ऑपरेशन, यानी हम दो जनरेटर को कैसे एक साथ कनेक्ट करके चला सकते हैं। फिर डीसी जनरेटर में कुछ क्षतियों के बारे में पढ़ना है। डीसी जनरेटर की दक्षता क्या होती है, डीसी जनरेटर के दोष, कारण एवं निवारण, यानी कुछ ना कुछ जो जनरेटर है उसमें दोष होते होंगे, उनके कारण क्या है, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे निवारण कर सकते हैं, आपको इसमें मिल जाएगा। फिर इसी में आपको पढ़ना है डीसी जनरेटर के अनुप्रयोग, डीसी जनरेटर की नियमित देखभाल, डीसी जनरेटर का मेंटेनेंस। आपका डीसी जनरेटर खराब हो जाता है तो उसको हम कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं, कैसे अनुरक्षण करना है, कैसे देखभाल करना है, ये सारी चीजें आपको डीसी जनरेटर में मिलेगी। यानी 17 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको कवर करना है सीधे डीसी जनरेटर पे। जिस प्रकार डीसी जनरेटर ने आपको बिजली बना के दे दिया है, अब उसको आपको यूज करना है। यानी डीसी जो बिजली होती है उसको यूज करने के लिए बनाया गया है डीसी मोटर, यानी आपके पास डीसी मोटर होगा। अब वो डीसी मोटर ओनली डीसी सप्लाई पर कार्य करेगा, यानी आपके पास या डीसी सप्लाई होगी तभी उस मोटर को आप चला सकते हैं। तो डीसी सप्लाई जैसे आप बना लिए हैं डीसी जनरेटर के द्वारा, तो अब आपके पास मोटर आ जाता है। तो डीसी मोटर में सबसे पहले डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन, यानी जो संरचना होती है। तो डीसी मोटर का सिद्धांत, किस सिद्धांत पर हमारा डीसी मोटर काम करता है। डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर कार्य करता है। जैसा कि डीसी जनरेटर पे देखे थे तो राइट हैंड रूल पर काम किया था, उसी प्रकार डीसी जो मोटर होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर काम करता है। फिर है इसी में डीसी मोटर की कार्य प्रणाली, कैसे कार्य करता है उसके बारे में डीसी मोटर पढ़ना है। डीसी मोटर में भी बैक ईएमएफ होता है। फिर उसमें टार्क क्या होता है, डीसी मोटर का टार्क आपको मालूम होगी, टार्क फ्लक्स क्या होता है, आर्मेचर धारा के मध्य संबंध, ये सारी चीजें आपको वहां पे पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट है डीसी मोटर के प्रकार, यानी डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं। आगे आपको पढ़ना है डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर, यानी हम डीसी मोटर में स्टार्टर क्यों लगाते हैं, स्टार्टर का उपयोग कहाँ पे करते हैं। डीसी मोटर का गति नियंत्रण, हमारे पास जो डीसी मोटर होता है उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं उसमें पढ़ना है। डीसी मोटर की क्षतियां, लॉसेस, डीसी मोटर में क्या क्या लॉसेस होते हैं, क्या क्षतियां होती हैं। डीसी मोटर की दक्षता, डीसी मोटर के दोष, कारण एवं निवारण।
ये सारी चीजें आपको डीसी मोटर में पढ़ना है और डीसी मोटर में भी अनुरक्षण एवं मेंटेनेंस पढ़ना है। सीधे सीधे आपको 13 ऐसे पॉइंट पढ़ना है जो डीसी मोटर से रिलेटेड है और डीसी जनरेटर में आपके 17 पॉइंट ऐसे हैं जो डीसी जनरेटर पे आपको पढ़ना है। अब इसके बाद आ जाता है डीसी का खेल खत्म कर देता है। डीसी के बाद आपके पास 3 फेस मोटर, यानी जो 3 फेस मोटर होती है आपने बहुत देखा होगा 3 फेस मोटर, सिंगल फेस मोटर। आप आटा चक्की मशीन पे गए होंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। 10 हार्स पावर की जो मोटर होती है वो 3 फेस की होती है, 5 हार्स पावर की जो मोटर होती है 3 फेस की होती है। तो आपको 3 फेस मोटर पे जैसे पढ़ना है, सबसे पहले डीसी एसी मोटर में अंतर। ये जो हमारी डीसी मोटर होती है और जो एसी मोटर होती है उसका डिफरेंस पढ़ना है। क्या डिफरेंस है दोनों का डिफरेंस, कि हमारा ऐसा क्या था कि डीसी मोटर में क्या है, उसके अलावा एसी मोटर में ऐसा उसमें से अलग क्या है, डिफरेंस पढ़ना है। फिर आपको एसी मोटर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वर्गीकरण क्या होता है। 3 फेस प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत, कार्य सिद्धांत कहे तो हमारा जो जिस प्रकार एसी मोटर कार्य सिद्धांत कैसे कार्य करता है उसी प्रकार डीसी मोटर कैसे कार्य किया, दोनों का आपको कार्य सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। फिर फिर आपके पास 3 फेस प्रेरण मोटर की संरचना, कंस्ट्रक्शन, यानी जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, संरचना। प्रेरण मोटर के संबंधी कुछ पत्र नहीं पद, टार्क का समीकरण पढ़ना है, स्लिप टार्क अभिलक्षण के बारे में पढ़ना है। 3 फेस प्रेरण मोटर के प्रकार, 3 फेस जो इंडक्शन मोटर होते हैं उसके प्रकार क्या है, कैसे पढ़ना है। प्रेरण मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता कैसे होती है, क्यों लगाते हैं हम स्टार्टर, यदि हम स्टार्टर ना लगाएं तो मोटर पे क्या दिक्कत आएगी, क्या प्रॉब्लम होगी। नियंत्रण की विभिन्न विधियां पढ़ना है। प्रेरण मोटर का टेस्ट यानी हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं। प्रेरण मोटर की ब्रेकिंग प्रणाली के बारे में पढ़ना है। प्रेरण मोटर में क्षतियां लॉसेस कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको इंडक्शन मोटर पे कवर करनी है। फिर वहीं पे 3 फेस प्रेरण मोटर की दक्षता कैसी होती है, एकल फेज रक्षक के बारे में पढ़ना है। और 3 फेस प्रेरण मोटर की सीधी और विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हम गति यानी स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। इंडक्शन मोटर का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है। 3 फेस प्रेरण मोटर पे दोष, उनके कारण, मरम्मत, निवारण, सारी चीजें लास्ट में आपको 3 फेस इंडक्शन मोटर पे कवर करनी है। फिर आ जाता है जो मोटरें होती है उसमें बाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है चौथा नंबर चैप्टर, आपको सेकंड ईयर पे चौथा नंबर चैप्टर पे एसी एवं डीसी बाइंडिंग के बारे में पढ़ना है। अब आता है आर्मेचर बाइंडिंग। डीसी जो मशीन होती है उसमें रोटर को आर्मेचर बोलते हैं, उसमें भी बाइंडिंग की जाती है तो आपको आर्मेचर बाइंडिंग करनी पड़ेगी। बाइंडिंग की सामग्री क्या क्या होती है, डीसी आर्मेचर बाइंडिंग की शब्दावली पढ़ना है। डीसी आर्मेचर बाइंडिंग के कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ना है। विकसित डीसी बाइंडिंग के आरेख के बारे में पढ़ना है। आर्मेचर बाइंडिंग के दोष क्या होते हैं, ग्राउलर क्या होता है। एसी बाइंडिंग की शब्दावली पद पढ़ना है। फिर संयोजित आर्मेचर बाइंडिंग, जो कनेक्टिंग यानी संयोजित आर्मेचर बाइंडिंग पढ़ना है। विभिन्न प्रकार की एसी बाइंडिंग के बारे में पढ़ना है। यहीं पे देख लो, सिंगल फेस मोटर की बाइंडिंग पढ़ना है, 3 फेस मोटर की बाइंडिंग पढ़ना है, यानी जो सिंगल फेस मोटर होती है उसकी बाइंडिंग, 3 फेस मोटर उसकी बाइंडिंग। रीबाइंडिंग से पूर्व एकत्र किए जाने वाला डाटा, जब हमारी मोटर जल जाती है तो उसको खोलने से पहले उसके नंबर ऑफ कॉइल, कितने टर्न दिए गए हैं, सारे डाटा को हमें कलेक्ट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब जाके हमें उसको खोलते हैं, रिवाइंडिंग करते हैं। 5वां नंबर चैप्टर आपको मिल जाएगा एकल फेज प्रेरण मोटर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। अब एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत, जैसे कि मैंने पढ़ा था 3 फेज मोटर, उसी प्रकार सिंगल फेज मोटर यहाँ पे आ गया है एकल फेज प्रेरण मोटर। अब उसमें पढ़ना है एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत, विविध एकल फेज एसी मोटर की स्टार्टिंग एवं रनिंग विधियां। स्टार्टिंग विधि क्या होती है, रनिंग विधि क्या होती है, आपको इसी में मिल जाएगा। यूनिवर्सल मोटर, सिंगल फेस मोटर पे बहुत सारे मोटर होते हैं। पहला जैसे यूनिवर्सल मोटर हो गया, रिपल्सन मोटर हो गया, एकल फेस स्लिप रिंग मोटर हो गया, स्टेपर मोटर हो गया, एकल फेस तुल्यकालिक मोटर हो गया, एफएसपी यानी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर हो गए। तो ये टाइप है। यूनिवर्सल मोटर अलग होता है, रिपल्सन मोटर अलग है, एकल फेस अलग है, स्टेपर मोटर अलग है, सिंक्रोनस यानी तुल्यकालिक मोटर अलग होती है, एफएसपी अलग मोटर होती है। तो ये चीजें आपको, फिर घूर्णन गति के आधार पर एसी मोटर, विभिन्न एकल फेस एसी मोटर के घरेलू एवं औद्योगिक अनुप्रयोग, एकल फेस डीओएल स्टार्टर, डीओएल स्टार्टर के बारे में पढ़ना है। एकल फेस प्रेरण मोटर की क्षतियां,
ये क्षतियां क्या होती हैं। फिर उसी में एकल फेस प्रेरण मोटर की दक्षता, एकल फेस प्रेरण मोटर के दोष, ये सारे आपको सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अल्टरनेटर पे। यानी अल्टरनेटर में आप देख लेते हैं, अल्टरनेटर जो एसी होता है, ये अल्टरनेटर हमारी बिजली बनाता है। जिस प्रकार डीसी जनरेटर आपको डीसी बिजली बना के दिया है, उसी प्रकार अल्टरनेटर एसी बिजली बना के आपको देगा। अब आता है अल्टरनेटर का सिद्धांत। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अल्टरनेटर की कार्य की प्रणाली क्या है, अल्टरनेटर की संरचना, यानी जो अल्टरनेटर की संरचना क्या है, और अल्टरनेटर का वर्गीकरण, अल्टरनेटर से संबंधित मुख्य कुछ पद हुआ, अल्टरनेटर का तुल्यकीकरण, और अल्टरनेटर का क्षेत्र उत्तेजन परिवर्तन का प्रभाव, औद्योगिक लोड शक्ति गुणक सुधार का प्रभाव, अल्टरनेटर के अभिलक्षण, ये सारे पॉइंट आपको अल्टरनेटर में कवर करना है, जो हमारा अल्टरनेटर बिजली आपको बनाकर देता है, एसी बिजली। नेक्स्ट मोटर आ जाता है सिंक्रोनस मोटर। यानी सिंक्रोनस मोटर कहे तो तुल्यकालिक मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर में तुल्यकालिक मोटर की संरचना पढ़ना है। तुल्यकालिक मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, तुल्यकालिक मोटर को उत्तेजन का परिवर्तन का प्रभाव, तुल्यकालिक मोटर पर लोड का प्रभाव। फिर उसी में आ जाते हैं तुल्यकालिक मोटर में भी एवं एंटी भी। यहाँ पे भी लिखा है, एंटी भी का मतलब होता है उल्टा भी। ये भी हो गया सीधा, ये उल्टा। भी एवं एंटी भी वक्र पढ़ना है हमारा, वक्र के बारे में बताया जाएगा। तुल्यकालिक मोटर पे निम्न शक्ति गुणा के मुख्य कारण, तुल्यकालिक मोटर के प्रकार, तुल्यकालिक मोटर को चालू करने की विधियां, तुल्यकालिक मोटर पे हंटिंग दोष, तुल्यकालिक तथा प्रेरण मोटर की तुलना, ये सारी चीजें आपको सिंक्रोनस मोटर में पढ़ना है। ये सारी चीजें मैं कवर करा दूंगा। सेकेंड ईयर का सिलेबस और फर्स्ट ईयर का सिलेबस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आपको पूरा ए टू जेड ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी दोनों इस चैनल पे मिल जाएंगे। फिर इसी में कन्वर्टर। अब आपको मालूम होना चाहिए कन्वर्टर का मतलब होता है कन्वर्ट करना कोई भी चीज को, कन्वर्ट करना। जैसे एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहला है रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, मेटल रेक्टिफायर, ये सारे विधि हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की विधियां। 9वां चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको वैद्युतिक अवयव, जितने भी इलेक्ट्रिकल अवयव हैं, अपघटन हैं, उसको पढ़ना है। वैद्युतिक पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अर्धचालक की परमाणु संरचना, यानी जो सेमीकंडक्टर की परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है। अर्धचालक का ऊर्जा स्तर, सेमीकंडक्टर को ऊर्जा स्तर, अर्धचालक के प्रकार, पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन के बाद पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड भी आई अभिलक्षण वक्र पढ़ा देंगे। डायोड की विशिष्टियां, कुछ विशिष्ट प्रकार के डायोड, हीट सिंक, रेक्टिफायर, फिल्टर, ये सारी चीज कवर करा देंगे आपको कन्वर्टर पे। कन्वर्टर पे नहीं, ये आता है आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में, ये आपको कवर करने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर एवं एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एवं एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण, ट्रांजिस्टर टर्मिनल, ट्रांजिस्टर की संरचना, ट्रांजिस्टर के प्रचालन का सिद्धांत, ट्रांजिस्टर के विविध अभिन्यास, ट्रांजिस्टर संबंधी महत्वपूर्ण पद, ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग, ट्रांजिस्टर पैकेजिंग, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसमें। हीट सिंक मिल जाएगा, एम्पलीफायर मिल जाएगा, एम्पलीफायर का वर्गीकरण, ये सारी चीजें आपको ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर पे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां एवं आईसी रेगुलेटर। 11वां नंबर चैप्टर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां एवं आईसी रेगुलेटर। आ जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की मूलभूत संकल्पना, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, पावर यानी मॉसफेट, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, डायक क्या होता है, ट्रायक क्या होता है, गेन टर्न ऑफ स्विच, इंसुलेटिंग टाइलर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा देंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है आईसी सर्किट। ठीक, वोल्टेज रेगुलेशन, हम वोल्टेज को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें मिल जाएगी। 12वां नंबर चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली का रूपांतरण, लॉजिक गेट, संयुक्त परिपथ, अनुक्रमिक लॉजिक, ये आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा। नेक्स्ट है 13वां नंबर चैप्टर है ऑसिलोस्कोप में मल्टी वाइब्रेटर। ऑसिलोस्कोप का कार्य सिद्धांत, दोलित्र क्या होता है, यानी आपको दोलित्र में पढ़ने को मिल जाएगा, जवक्री दोलित्र, आजावक्री दोलित्र, दोलित्र के अनुप्रयोग, ये सारी चीजें आपको ऑसिलोस्कोप में मल्टी वाइब्रेटर वाले सेटअप पे कवर करने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल सहायक सामग्री। कोई भी कंट्रोल पैनल आपको मालूम होगा, कोई भी चीज को कंट्रोल करते हैं उसके लिए पैनल बनाया जाता है, उसी को सामग्रियां रखी जाती हैं। जैसे
जैसे आ जाते हैं, देख लेते हैं। मशीन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल कैबिनेट का लेआउट आरेख, पावर एवं कंट्रोल परिपथ, विविध कंट्रोल अवयव, कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त वायरिंग सामग्री, विभिन्न कंट्रोल अवयव तथा परिपथों का, ये सारी चीजें आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ड्राइव वैद्युतिक मशीनों का अनुरक्षण। इलेक्ट्रिकल ड्राइव, एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव, वोल्टेज स्टेबलाइजर, अबाधित शक्ति आपूर्ति इकाई, स्विच मोड शक्ति आपूर्ति इकाई, इन्वर्टर, इमरजेंसी लाइट। ये इलेक्ट्रिकल ड्राइव वैद्युतिक मशीनों का जो मेंटेनेंस होता है, ये सारी चीजें आपको एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव, पूरे ड्राइव के बारे में यहाँ पे मिलेगा। उसी में बैटरी चार्जिंग क्या होती है, मशीन का ब्रेकडाउन कैसे सॉल्व करते हैं, डीसी मशीन का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, डीसी मशीन एसी मशीन को अनुरक्षण कैसे करते हैं, ये आपको उसमें मिल जाएगा। फिर है विद्युत शक्ति उत्पादन। आपको मालूम होगा बिजली का उत्पादन होता है, ऊर्जा के स्रोत विद्युत शक्ति के उत्पादन की विधियां, जैसे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत के विधियों द्वारा विद्युत शक्ति का उत्पादन, सौर ऊर्जा, आपको सोलर के माध्यम से बिजली मिलती है, बायोगैस के माध्यम से बिजली मिलती है, पावर पवन ऊर्जा, पवन शक्ति आप देखे होंगे। आजकल माइक्रो हाइडल ऊर्जा स्रोत आ गया है, ज्वारी तरंग ऊर्जा स्रोत आ गया है, ये चीजें मिल जाएंगी। फिर है वैद्युतिक शक्ति का परेषण, ट्रांसमिशन ऑफ वैद्युतिक शक्ति, यानी विद्युत आपूर्ति प्रणाली एसी एवं डीसी परेषण की तुलना, उच्च वोल्टेज का परेषण, हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कैसे करते हैं और कैसे उसकी तुलना करेंगे। एल्युमिनियम चालकों का ज्वाइंट, हमारे पास एल्युमिनियम कंडक्टर है, वायर है, उसको हम ज्वाइंट कैसे करेंगे। विद्युत वितरण लाइन, हमें विद्युत को वितरित कैसे करना है, उसकी लाइन पढ़ना है। विद्युत शक्ति लाइनों के प्रकार, सतह प्रभाव, समीपता प्रभाव, कोरोना प्रभाव, आपको इसमें मिल जाएगा वैद्युतिक शक्ति ट्रांसमिशन में। अब विद्युत शक्ति का वितरण, ट्रांसमिट कर दिए, अब वितरित करना है। नया चैप्टर है विद्युत उपकेंद्र, यानी सब स्टेशन बनाते हैं वितरित करने के लिए। उसके प्रणाली, कुछ विद्युत वितरण की प्रणाली होती है, विद्युत वितरण प्रणाली का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करते हैं। उसी में आ जाता है विद्युत वितरण प्रणाली में बसवार प्रबंधन, विद्युत शक्ति वितरण प्रणाली से संबंधित कुछ विभिन्न पद पढ़ लेंगे। शक्ति प्रणाली में दोष, विद्युत वितरण प्रणाली, आर्क की परिभाषा में प्रयुक्त सहायक युक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति प्रणाली संबंधी सावधानियां पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाहन। आजकल इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में आ गया है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का परिदृश्य, इलेक्ट्रिकल वाहन के अवयव, इलेक्ट्रिकल वाहन का कार्य सिद्धांत, इलेक्ट्रिकल वाहन की चार्जिंग, इलेक्ट्रिकल वाहन के लाभ एवं हानि, ये 20 जो चैप्टर हैं तो आपको कवर करना है सेकेंड ईयर पे, टोटल 20 चैप्टर। ठीक, अब इस 20 चैप्टर को आपको कवर करने के लिए 5 से 6 महीना टाइम लगेगा। आपके पास रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, आप लोग के पास ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन प्लस थ्योरी के क्वेश्चन दोनों मिलेंगे। तो आप लोग सेकेंड ईयर की तैयारी करना चालू कर दीजिए, अच्छा खासा परसेंटेज लाइए। जैसे इस साल हमारे स्टूडेंट कुछ लाए हैं 93, 94 परसेंटेज तक, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस साल 95 प्लस स्टूडेंट मिले हमें। और यदि कुछ और डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।